Hello everyone, this is Sandeep Barela. Welcome to my channel Physics Munitions. So, in the last video of geometrical optics exercise, we already had discussed first 26 problems, right? So, in this video, in the continuation of the problems, I'll start with question number 27 HCV. Okay? So, first of all, let me take an idea of question number 27. A light ray is incident normally on the face AB of a right angled prism ABC having refractive index 1.5, right, as shown in the figure. Okay, so first of all, let me draw a rough diagram regarding this particular problem. This is our prism and this point is A, this is B and this is C, and this angle is 90 degree. Okay, and the refractive index of this prism is given by 1.50 and this angle is given phi. Okay, what is the largest angle phi for which the light ray is totally reflected at the surface AC? Okay, तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो नॉर्मल इंसिडेंस लाइट का हुआ है बेसिकली, तो इस सरफेस पर टकराने के बाद में रे कभी भी बाहर ना जाए, तो उसके लिए फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो प्रॉब्लम इजी है, बेसिकली यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो इसका मतलब आई इक्वल्स क्या है अपना 0, तो यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स रे अपनी कैसे चली जाएगी, ऐसी चली जाएगी, आर इक्वल 0 होगा। ओके, फाइनली कह रहा है कि ये वापस इधर ही लौट करके आ जाए। तो सोच करके देखो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि जब यहाँ से रे यहाँ जा रही है, दैट मीन्स अंदर मीडियम है डेंसर और बाहर मीडियम है रेरर, तो रे ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेरर में, तो इसका मतलब है कि इस सरफेस पर TIR होना चाहिए, तभी रे अंदर रहने वाली है, राइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बेसिकली अपना क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, राइट। अगर वो ज्यादा होगा तो रे वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। तो देखो जरा, अगर इस सरफेस पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल कुछ ऐसे जाने वाला है, राइट। अब आप सोच करके देखो, ये एंगल अगर फाई है तो ये एक रे है और एक ये रे है, क्या ये दोनों पैरेलल है आपस में? तो ये एंगल अगर फाई होगा तो क्या ये वाला भी एंगल फाई होगा? Therefore, angle of incidence for AC surface we can write 90 minus 5, क्योंकि ये टोटल कितना है अपना 90। क्लियर? ये बात आप लोगों को समझ में आती है? फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रे और ये रे आपस में पैरेलल है, therefore we can say this angle and this angle are same, right? अब जब ये दोनों एंगल अपने सेम हो गए तो ये 90 डिग्री था, तो ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा होगा? ये टोटल है 90, ये है 5, तो इसका मतलब ये एंगल बना रहा होगा 90 माइनस 5, ठीक है। अब कंडीशन लगाइए फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट सरफेस AC क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 90 माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा? क्रिटिकल एंगल दैट इज C। तो ये कंडीशन होनी चाहिए विच इम्प्लाइज 90 डिग्री माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अच्छा, इस सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल क्या लिखा जाएगा? शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताई गई है, साइन इनवर्स ऑफ छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो छोटा वाला कितना है? दैट इज 1 एयर डिवाइडेड बाय 1.5, राइट। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 1.5 कितना होता है अपना? 1.5 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3/2, तो साइन इनवर्स 3/2 बेसिकली क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2/3, यही तो हो जाएगा अपना साइन इनवर्स 2/3। तो इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, साइन इनवर्स 2/3, तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो जरा अपना, ये आ जाएगा 90 माइनस 5, सॉरी इसको उठा करके उधर ले जाओ, क्या मिलेगा? 5/2 माइनस साइन इनवर्स 2/3 should be equal, that means greater than or equal to
5 होना चाहिए, राइट। अब आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है अपना π/2, तो इसका मतलब π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकता हूं मैं, फाइ इज लेस देन आर इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। तो ये फाइ पर कंडीशन आ गई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास में जो मैक्सिमम कंडीशन होनी चाहिए, मैक्सिमम जो होना चाहिए वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, फाइ की मैक्सिमम वैल्यू क्या वो होनी चाहिए कॉस इनवर्स 2/3 के, राइट। दिस इज अवर आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 HCV। ओके, 28 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन अ लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम ग्लास टू एयर। ग्लास से एयर में जा रही है, मान लीजिए ये ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है अपना 1.50 और ये एयर है। तो ये ग्लास से एयर में जा रही है रे, तो हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो सकता है। अब आपको पता है कि ये डेंसर से अगर रेयर में कोई रे जाती है तो मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो सकता है अपना, जब वो इसके पैरेलल हो जाए तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री। और ऐसा कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है अपना क्रिटिकल एंगल होता है। तो इसका सिंपली आंसर क्या हो जाएगा अपना, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 29 HCV। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास टू एयर, स्केच द वेरिएशन ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन विद द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई फॉर 0 to 90 डिग्री। ओके, तो देखिए जरा, ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन और आई का कर्व हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो ये आपको क्लास में भी करवाया गया होगा, राइट। बट ठीक है, फिर हम जब अपने ये क्वेश्चन नंबर 29 के फॉर्म में आया है तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोच करके देखो, इसमें दो केसेस हैं। जब भी रे डेंसर टू रेयर जाती है, अगर ये मान लीजिए बाउंड्री है, ठीक है, अगर रे डेंसर से, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, अगर रे अपनी डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो सोच करके देखो, क्या पर्टिकुलर कोई एक ऐसा एंगल ज़रूर होगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। उस पर्टिकुलर एंगल को अपने क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। उसके लिए आई क्या हो जाता, आर क्या हो जाता है अपना 90 डिग्री, राइट। आर 90 डिग्री हो जाता है, सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इससे जस्ट जैसे ही एंगल बढ़ाऊंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या ये जो सरफेस बाउंड्री होगी बेसिकली वो किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देगी, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका मतलब रे वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। तो इसका मतलब आपको पता है कि अगर ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, दैट मीन्स कि ये प्लेन मिरर की तरह एक्ट करने लगेगा। और प्लेन मिरर में जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो कितना होता है π-2i। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो रे इस वाले मीडियम में जाएगी डेंसर से रेयर, तो उसके लिए अलग एंगल ऑफ डेविएशन डिफाइन करेंगे, और जब वो यहाँ से यहाँ टकरा करके आएगी तो उसके लिए अलग एंगल ऑफ डेविएशन डिफाइन करेंगे। तो हम लोग इसमें केसेस बना रहे हैं। पहला केस है अपना व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हमारा सी से छोटा या फिर उसके जस्ट इक्वल होता है। तो सिचुएशन क्या होगी, या तो वो यहाँ जाएगी रे, राइट, ये तो 90 डिग्री सी वाले पर आएगी अपनी, आर इक्वल्स जो 90 लिखा गया था। अगर इससे हल्का सा एंगल मैंने कम रखा, राइट, ये मान लीजिए ये वाली रे है जो कि आई एंगल पर है और आई इज लेस देन सी है अपना, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंगली क्या होगा, ग्रीन वाली रे वो ऐसे चली जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस रे को जाना तो ऐसे था, ये मूव हो गई, डेविएट हो गई ऐसे, क्या यही एंगल ऑफ डेविएशन होगा इस केस में। और इसकी वैल्यू होगी कितनी, ये टोटल एंगल कितना है अपना, दिस एंगल इज आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो डेल्टा की वैल्यू आपको नहीं लगता कि डेल्टा की वैल्यू क्या होने वाली है अपनी आर माइनस आई, राइट। तो इसको देख करके हम लोग कुछ बता नहीं सकते कि ये नेचर क्या है डेल्टा और आई कर्व में। क्यों, क्योंकि आर फर्दर डिपेंड करता है आई पर अपना, राइट। तो
तो अगर मैं डेल्टा की वैल्यू इस केस में लिखना चाहूँ तो डेल्टा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? क्या डेल्टा की वैल्यू लिखी जाएगी आर की जगह क्या लिख सकता हूँ स्नेल्स लॉ से? पहले स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं हम लोग। स्नेल्स लॉ क्या कहता है अपना? N1, अगर इसको डेंसर को मैं मान लीजिए अपना बोल रहा हूँ, ये डेंसर मीडियम N1 और इसको मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए N2, तो क्या लिखूंगा मैं? N1 इंटू साइन आई इक्वल्स N2 इंटू साइन आर। तो यहाँ से अपने R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या R की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स N1 बाय N2 मल्टीप्लाइड बाय साइन आई, राइट? तो फिर जो अपना डेल्टा बना बेसिकली, देयरफॉर डेल्टा क्या लिखा जाएगा? आर माइनस आई। तो आर की वैल्यू ये रही साइन इनवर्स N1 बाय N2 साइन ऑफ आई माइनस आई, राइट? माइनस आई कौन सा? ये वाला आई। तो ये डेल्टा और आई में कर्व अपने को मिला है। अब देखो इसको अगर हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस कर्व को प्लॉट करना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स है इसमें, राइट? मैथमेटिक्स वाले कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, बट वी आर द फिजिसिस्ट, राइट? तो हम लोग क्या काम करते हैं, कोई शॉर्ट मेथड अपना देखते हैं कि जिससे हमारा काम चल जाए, राइट? तो ये इनवर्स टाइप का कोई फंक्शन उसके साथ में, मतलब उससे रिजेंबल करता हुआ कोई फंक्शन हमारे पास में होगा, ठीक है? तो इसमें कंसिडरेशन क्या क्या ले सकते हैं हम लोग? कंसिडरेशन एक चीज ले सकते हैं कि इफ अगर i 0 होगा, सोच के देखना, अगर i 0 होगा तो r कितना होगा? क्या r भी 0 होगा? अगर r भी 0 हुआ तो डेल्टा कितना होगा? डेल्टा भी 0 होगा। पहली चीज, सही बात है। दूसरी चीज, अगर i की वैल्यू सपोज करिए हम लोगों ने c रख दिया, मैक्सिमम कितना हो सकती है? c हो सकती है, तो r कितना हो जाता है? क्या r हो जाता है 90 डिग्री? r जब 90 होगा तो डेल्टा की वैल्यू जो इस केस में दी जाएगी, सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पर, क्या लिखी जाएगी? बेसिकली 90 को पाई बाई 2 लिख लो तो ज़्यादा बेटर होगा रेडियंस में, ठीक है? तो पाई बाई 2 माइनस सी, ये डेल्टा की वैल्यू है। ओके, तो ये वाली कंडीशन अपनी कब है? ये डेल्टा दिया जाता है जब अपना जो है रे डेंसर से रेयर वाले मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रही है, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंगली अगर मैं डेल्टा और आई कर्व ड्रॉ करूं केवल आई इज लेस देन और इक्वल टू सी के लिए, तो वो कर्व कुछ ऐसा दिखाई देगा। इधर मान लीजिए डेल्टा और इधर आई, ठीक है? तो देखो आई इक्वल 0 था तो डेल्टा भी 0 था, आई इक्वल सी हुआ मैक्सिमम तो डेल्टा कितना है? पाई बाई 2 माइनस सी। यहां तक ये वाला कर्व आ गया, लेकिन हमें यहीं तक कर्व ड्रॉ करना था या इसके आगे भी ड्रॉ करना है? अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम उन्होंने बोला है 0 to 90 डिग्री के लिए ड्रॉ करना है, ठीक है ना? तो इसका मतलब अब सी से हम लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे, राइट? तो सी से आगे बढ़ने के करस्पॉन्डिंगली जो मैं केस लेने वाला हूं वो कौन सा केस होगा अपना? आई इज ग्रेटर देन सी, ओके? तो अब जो केस है अपना व्हेन आई इज ग्रेटर देन सी, जब आई सी से बड़ा होगा तो उस केस में देखो सिचुएशन क्या आएगी? ये डेंसर था N1 और ये क्या था? रेयर था N2, ठीक है? ये नॉर्मल है। अब ये वाला केस है जिसमें I इज ग्रेटर देन क्या है? C है। तो सोच करके देखो ये जो सरफेस है ये किसकी तरह एक्ट करना शुरू कर देगा? क्या ये एक्ट करना शुरू कर देगा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस? तो रे इधर चली जाएगी, I पर आ रही थी तो कितने पर जाएगी? I पर ही, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, राइट? तो रे को जाना तो ऐसे था बट वो मूव कर गई ऐसे, तो ये एंगल हो गया 2 पाई, तो डेल्टा जो लिखा जाएगा 2i, ये तो डेल्टा कितना लिखा जाएगा? पाई माइनस 2i, राइट? तो इस केस में आप देख सकते हो ध्यान से, पाई तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा और आई में कर्व जो है ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन है विद नेगेटिव स्लोप। तो अगर मैं इसका कर्व ड्रॉ करूं डेल्टा और आई का, ठीक है? ये इधर अपना क्या रख रहे हैं हम लोग? डेल्टा, और इधर क्या रख रहे हैं हम लोग? आई। तो डेल्टा और आई का कर्व जो आप देखोगे ये कौन सी वैल्यू है? सी से जस्ट आगे की वैल्यू, सी से जस्ट आगे की वैल्यू के लिए, ठीक है ना? सी से जस्ट आगे की वैल्यू के लिए ये कर्व जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा कुछ और वो ऐसे जाएगा। ये वाला पॉइंट अपने को लेना है? नहीं लेना है। होल का मतलब नहीं कंसिडर करना, क्योंकि अपना ना इक्वालिटी नहीं लगाई है। और ये वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंगली जो होने वाली है वो होगी पाई माइनस 2i, ठीक है? अब दोनों को कंबाइन करते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर जब ये फाइनली 0 हो जाएगा
अपना डेल्टा, तो इसका मतलब यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होने वाली है, π/2। ओके, अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं। देयरफॉर जो हमारा टास्क है, फॉर आई लाइज बिटवीन 0 to π/2, 0 to π/2 के बीच में अगर हम लोग देखें तो ठीक है, इक्वालिटी होल्ड करा लेते हैं चाहो तो सिचुएशन कुछ इस टाइप की देखो जरा, यह है अपना डेल्टा कर्व और यह है अपना आई कर्व। 0 से लेकर के सी तक जो कर्व का वेरिएशन था तो वो किस तरीके से था, इस तरीके से, और ये वैल्यू कितनी हुआ करती थी, क्या ये वैल्यू थी अपनी π/2 माइनस सी, राइट, करेक्ट। अब जैसे ही हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सी पॉइंट पर अपना जो कर्व है वो एक जंप ले रहा है। क्यों, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, डेल्टा की वैल्यू है π-2i और यहाँ पर है π/2 माइनस सी से, मैक्सिमम वैल्यू सी पर, राइट। तो सी से जैसे ही आगे जाएंगे, फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि अगर हम लोग 45 डिग्री को कंसीडर करके चल रहे हैं कि डेंसर से रेयर में जा रही है, सी की वैल्यू 45 है, तो 45 से जैसे ही आगे गए 45.0000001, सपोज दैट कि आपने ये वैल्यू कंसीडर की, तो जो डेविएशन प्रोड्यूस होने वाला है वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, इसके करस्पॉन्डिंग। तो कितना मिलेगा वो डेविएशन, देखो ध्यान से, तो 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 45, दैट इज 90 डिग्री का, और उससे जस्ट पहले रहो 44.99999999, तो जो डेविएशन मिलेगा वो इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, दैट इज π/2 माइनस सी, सी इज 45। तो यहां पर मिला डेविएशन 45 और यहां पर मिल रहा है 90, तो क्या 45 से 90 के बीच का जो अपना गैप है, तो इसका मतलब है यहां पर पॉइंट पर क्या रहने वाली है, उसकी डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद में कर्व इस तरीके से होगा, तो यहां पर ये वैल्यू हो गई आई की π/2 और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है π-2i। तो दिस इज द कर्व। ओके, ये कर्व रहने वाला है अपना 0 से π/2 के लिए। आई होप आपको क्लैरिटी होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 HCV। ओके, क्वेश्चन इज सेइंग लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास टू वाटर, ग्लास से वाटर में जा रही है अपनी, तो इसका मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और वाटर का 1.33, तो इसका मतलब डेंसर से रेयर जा रही है, तो TIR का प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो ये मान लीजिए सरफेस अपना ये ग्लास है और इधर क्या है अपना वाटर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33 है, तो क्या 1.3 को मैं लिख सकता हूँ 4/3, और ग्लास का कितना है 1.5, तो क्या उसको मैं लिख सकता हूँ 3/2, आंसर इज यस। ठीक है, तो एक रे है वो यहाँ से इधर जा रही है, ठीक है, डेंसर टू रेयर। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर विच देयर आर 2 एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। हमें एंगल ऑफ डेविएशन की वो रेंज बतानी है जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो ये सिंपली अपना ग्राफ से क्वेश्चन है। अभी जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम में अपनों ने देखा है डेल्टा आई कर्व अगर हम लोग ड्रॉ करें इसके लिए, तो डेल्टा आई कर्व कैसे मिलता था अपनों को, ध्यान से देखो, ये है डेल्टा, ये है आई, तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ से ऐसे कर्व था, ये वैल्यू थी π/2 माइनस सी, उसके बाद में बीच में जंप था, फिर उसके बाद में ये पॉइंट कंसीडर नहीं किया गया था, ये था π/2, ये वैल्यू थी c, इधर i लिख रहे हैं, और ये वैल्यू कितनी थी π-2c, राइट, ये सिचुएशन थी। अब कर्व को देख करके आप आराम से बता सकते हो, देखो ध्यान से, अगर मैं इस वैल्यू से ऊपर की तरफ चलता हूं, मैं ध्यान से सुनना, π/2 माइनस सी से जस्ट ऊपर की तरफ, तो देखो आई की केवल और केवल एक ही वैल्यू मिलेगी हर एक के करस्पॉन्डिंग, इससे जस्ट वाले इस वाले रीजन में, क्योंकि इससे जस्ट ऊपर वाले रीजन में अगर आप देखोगे तो हमारे लिए आई की केवल एक ही वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर तो कर्व है ही नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टली जब आप, क्योंकि उसने बोला है कि सेम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, सेम एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स पैरेलल टू आई एक्सिस, अपनों को क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक लाइन, तो वो इस कर्व को कहाँ कट करेगी, सिंपली 1 पॉइंट पर, तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमेशा एक ही वैल्यू मिलेगी। तो हमें वो वाला रीजन चाहिए जिसके लिए हमें 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस मिले, तो वो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, वो क्या है, 0 से C वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमारे पास में रीजन मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, अगर इसमें कोई भी लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर कोई भी लाइन ड्रॉ करो,
ये देखो यहाँ ये वाली लाइन यहाँ कट कर रही है, ये वाली लाइन यहाँ कट कर रही है, तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंगली 2 आई है। इस वाले के लिए देख लो तो ये यहाँ कट कर रही है, ये वाली यहाँ कट कर रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंगली 2 आई है। तो इसका मतलब हमारे पास में जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है वो डेल्टा की वो क्या होने वाली है, π/2 माइनस सी तक। ठीक है, तो इस सरफेस के लिए पहले सी कैलकुलेट कर लेते हैं कि अपने पास में सी कितना होगा। क्या क्रिटिकल एंगल लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स स्मॉल डिवाइडेड बाय लार्जर। तो स्मॉल कितना अपना 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जरा ध्यान से यहाँ से। क्या सी की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 4 2 8, दैट इज 8/9, 3 3 9, राइट। तो ये सी की वैल्यू आ गई। तो हमसे पूछ रहा है सी की वैल्यू या डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू पूछ रहा है। पहली चीज जब i इक्वल 0 है तब तो डेल्टा 0 है, तो इसका मतलब रेंज जो बनी, रेंज फॉर डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, वो क्या बनेगी, स्टार्ट तो 0 से ही होने वाला है, राइट। और वो जाएगा कहां तक अपना, वो c तक जाएगा। और c के करस्पॉन्डिंगली डेल्टा कितना है अपना, π/2 माइनस सी। तो इसका मतलब डेल्टा मैक्स कितना होने वाला है, जिसके करस्पॉन्डिंगली अपनों को डेल्टा मैक्स फॉर विच वी गेट 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा वो अपना π/2 माइनस सी, दैट इज π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 8/9। अब आपको पता है π/2 माइनस साइन इनवर्स 8/9 क्या होता है अपना, कॉस इनवर्स 8/9, कॉस इनवर्स 8/9। तो इसका मतलब 0 से लेकर के कहां तक की वैल्यू आ जाएगी अपने, कॉस इनवर्स 8/9। तो यही अपने पास में क्या आ गई, रेंज फॉर डेल्टा। तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसी डेल्टा इसी रेंज के लिए केवल एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने को क्या मिलने वाले हैं, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलने वाले हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 HCV। ओके, लाइट फॉल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर। ये कोई ग्लास है, ठीक है, ये वाला मीडियम ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने क्या जानते हैं 1.5, दैट इज 3/2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और ये एयर है, एयर का अपने 1 जानते हैं। ओके ठीक है, 1.00 समथिंग होता है, बट ठीक है, नियरली इक्वल 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो रे है वो अपना फॉल करती है ग्लास से एयर में, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ डेविएशन इज 90 डिग्री। ओके, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है जिसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो, 90 डिग्री हो। तो देखो हमें नहीं पता, क्योंकि रे फिर से डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि पहले अपनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो अपनों को मिलने वाला है एंगल वो कितना आने वाला है। मीन्स आपको समझाता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो एक पर्टिकुलर एंगल जो होगा जिसको हम C बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, उसके करस्पॉन्डिंगली R मैक्सिमम हो सकता है इस वाले में, दैट इज 90 डिग्री। अग्रीड, सही बात है, R 90 डिग्री हो सकता है भाई। अब देखो जरा, रे को जाना है ऐसे, बट वो मूव कर गई ऐसे, तो ये डेल्टा 90 डिग्री कभी हो सकता है क्या, सोच करके देखना। वैसे तो दिखता भी नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली अगर इसको हम लोग चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं। कैसे, सुनो, C की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। C कितना आ जाएगा, देखो साइन इनवर्स ऑफ 1/3/2, दैट मीन्स 2/3, साइन इनवर्स 2/3। अब ध्यान से देखो, ये साइन इनवर्स 2/3 जो वैल्यू आएगी वो लगभग किसके इक्वल आएगी, 41.8 के आसपास, ठीक है। तो C की वैल्यू अगर हमारे पास में ये आई है, तो डेल्टा जरा बताओ कितना हो जाएगा। क्या डेल्टा हो जाएगा 90 माइनस 41.8, राइट। तो क्या कभी ये डेल्टा अपना 90 मिलेगा भाई, 90 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो ये कभी नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब ये कभी केस हो ही नहीं सकता कि रिफ्रैक्शन में अपनों को एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री मिल जाए।
राइट। हम लोगों को रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री मिल जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री जो डेविएशन मिल रहा होगा वो कहाँ मिल रहा होगा, रिफ्लेक्शन में मिल रहा होगा, राइट। तो ये केस हमने डिस्कस किया रिफ्रैक्शन के लिए। कहीं रिफ्रैक्शन में तो ये एंगल नहीं मिल रहा था, हम लोगों को नहीं मिला रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन में अपनों को ये एंगल नहीं मिला। तो हमारा दूसरा काम क्या आया, हमारा दूसरा काम था कि रिफ्लेक्शन में अब अपनों को चेक करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्शन में चेक करने के लिए चलते हैं, आइए। रिफ्लेक्शन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से ज्यादा होने वाला है, ये आई इज ग्रेटर देन सी होगा, ठीक है। तो ये रे वापस इधर ही आ जाएगी। तो अब बोला गया है कि ये एंगल कितना होना चाहिए डेविएशन का, 90 डिग्री, करेक्ट है। तो ये अगर आई पर जा रही थी तो आई पर ही आएगी। तो अब देखो ध्यान से, क्या मैं ये एक स्ट्रेट लाइन लिख सकता हूं, आई प्लस 90, आई प्लस 90 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 2i equals 180 minus 90 is 90, which implies angle of incidence is 45 डिग्री। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम लोग 45 रखते हैं तब हम लोगों को डेविएशन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, राइट। तो अपना यही आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, आप लोगों को क्लैरिटी है, राइट। ये आंसर नहीं होने वाला, तो अपना ये आंसर होगा, रिफ्लेक्शन में अपने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की हैं सारी समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही अगर वैल्यूएबल प्रॉब्लम्स आप लोगों को डिस्कशन में चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम लोग मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग प्रॉब्लम्स के साथ में, जो कि इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तब तक आप लोग ऐश करिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।